बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आप सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और सबसे बड़ी बात जो गुज़श्ता 2 माह में इलेक्शन की कैंपेन के दौरान आपने जो दयानतदारी से कवरेज की, बावजूद कि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर थे और मुख्तलिफ़ दबाव भी थे, लेकिन आपने इंतहाई दयानतदारी के साथ अपने सहाफ़त के फ़र्ज़ को अदा किया। पिछले गुज़श्ता 2 माह में जो इलेक्शन के दौरान चीज़ें थी वो आपके सामने थी। मुल्क भर के बल्कि ज़िले भर के जितने भी सियासी कायदीन थे, जिसमें मेजर ताहिर सादिक साहब, अमीन असलम साहब, यावर बुखारी साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब, साबका MPA इजाज़ बुखारी साहब मेरे मुखालिफ कैंपेन कर रहे थे और मुखालफत में जो अरबे उन्होंने इख्तियार किए वो आपसे छुपे ढके नहीं हैं। बहरहाल इलेक्शन का दिन करीब आया, जो इस दौरान जो भी हो सका जायज़ या नाजायज़ ज़राए से कैंपेन में उससे फ़ायदा उठाया गया। पूरी मशीनरी जो सरकारी है उससे फ़ायदा उठाया गया। पंजाब के तमाम अदारों को इस काम में मुलव्वस किया गया और जो भी कोई शख्स किसी अदारे में मुलाज़म था उस पर उसरान का प्रेशर डालकर उससे वोट हासिल करने की कोशिश की गई। अलगाज़ ये है कि कोई जायज़ और नाजायज़ ज़रिया न छोड़ा गया जिससे कि वोट हासिल करने की कोशिश न की गई हो। बहरहाल इलेक्शन का दिन करीब आया, जिस दिन 12 सितंबर थी, 12 सितंबर को पोलिंग डे था। पोलिंग डे पे जो भी कुछ होता रहा और स्पेशली ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पे वो आपसे छपा हुआ नहीं है। शाम को नताइज जब सामने आए तो वो तमाम कोशिशें और वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने की वो कारगर साबित न हो सकी और नताइज मेरे हक़ में रहे और मैं 4 वोटों की बढ़त से इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं जीत गया। अब इसके बाद ये सूरत हाल थी कि अगले अटैम्प्ट्स उनके क्या थे। सबसे पहले तो आपने एक ऑडियो वायरल हुई है जो मज़हर अब्बास नाम का आदमी है और वो हदायत कर रहा है, वो कोऑर्डिनेटर है इनका, और वो इनको हदायत कर रहा है कि अभी थोड़ा वक्त है, इसमें आप 3 वोटों का बंदोबस्त करें, जो भी बन पड़ता है जायज़ नाजायज़ तरीके से नताइज को तब्दील करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ वो शाहनवाज 4 वोटों से जीत जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ थी कि पूरी दुनिया में फैली और उसके बाद फौरी तौर पर उसकी हदायत के मुताबिक यावर बुखारी रिटर्निंग ऑफिस में पहुँचे। वहाँ उन्होंने दावा बोला और ज़बरदस्ती रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में दाखिल हो गए, जहाँ उन्होंने उसको प्रेशराइज़ करके 3 वोटों की तब्दीली कराने की कोशिश की। इसी दौरान मेरे वहाँ चूँकि भाई अजीज़ दोस्त खड़े थे, वो भी ज़बरदस्ती अंदर गए और आरओ को कहा कि ये गैर अनकंसर्नड आदमी है, गैर मुतलका, इसे आप बाहर निकालें। बहरहाल उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मैं भी पहुँचा, मैं और दीगर मेरे जो मुखालिफ कैंडिडेट थे, मेहदी शाह साहब, वो भी अंदर थे। मेहदी शाह इस चीज़ पे बज़िद था कि आप मेरी अभी काउंटिंग करें और रिकाउंटिंग करें और इसके बाद नताइज दें, जो कि कानून का हिस्सा नहीं है। जो नताइज आने होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज देते हैं, उस पर हतमी नतीजा तो नहीं होता, गैर हतमी नतीजा जो होता है उसकी बुनियाद पे कंपाइल करके अनाउंस करना पड़ता है। लेकिन वो बज़िद थे कि मेरी काउंटिंग अभी की जाए। इसी चक्कर में रात के 11 बज गए। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से फ़ोन आया कि भाई आपके रिज़ल्ट्स क्यों लेट हैं। तो आरओ ने उन्हें बताया जी कि इस तरह एक कैंडिडेट जो 4 वोटों से हार रहा है, उसने बताया, वो बज़िद है कि मेरी रिकाउंटिंग करें और फिर आप रिज़ल्ट अनाउंस करें। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की हदायत पे उन्होंने आरओ को हदायत की कि भाई ये जो रिकाउंटिंग है स्टेज पे नहीं हो सकती, अभी आप फौरी तौर पे जो प्रिजाइडिंग के रिज़ल्ट्स हैं उस पर आप रिज़ल्ट कंपाइल करके अनाउंस करें। 11:30 बजे इसी तरह वो रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद जब कोई अरबा न चला तो उन्होंने एक फिक्टिशियस खुद ही एक रिज़ल्ट्स बनाए जिसमें 149 वोटों का फ़र्क ज़ाहिर करते थे। ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ मैं और मेहदी नकवी सुबह से शाम तक मौजूद थे और शाम पोलिंग इवन जहाँ पे उसकी काउंटिंग थी, काउंटिंग कराने के बाद भी हम दोनों वहीं मौजूद थे और रिज़ल्ट्स वहाँ से लेके गए थे। उसकी सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ। मेहदी नकवी साहब ने वहाँ से लिए थे 523 वोट, मैंने लिए थे 308। 13 वोट इसमें जो थे वो कैंसिल हुए थे। टोटल इशू होने वाले वोट्स थे 844 वोट थे, जो कि इस रिकॉर्ड के मुताबिक टैली करते हैं। ये वो रिज़ल्ट कार्ड है, ये फॉर्म 49 जो है जो वो देते हैं, इस पे ये रिज़ल्ट जो दिया हुआ है।
उन्होंने इसी चीज़ को बुनियाद बना के इसमें इशू जो उन्होंने किए हुए थे वोट्स, उसमें 149 का इजाफा करके वावेला शुरू कर दिया कि हमारे 149 वोट गायब हो गए। अब सूरत हाल ये थी कि इसको बुनियाद बना के और दीगर छोटी मोटी चीज़ों को इन्होंने RO ऑफिस को उसको सारा कवर कर लिया और 3-4 दिन तक वहाँ पे उसका मुहासरा रखा, उनको अंडर प्रेशर रखा, सरकारी अदारे को, यहाँ तक कि पब्लिक डीलिंग वहाँ पे ना हो सकी। पहले दिन तो ख़वातीन भी वहाँ मौजूद थी, बाद में बाद हज़रात वहाँ पहुँचे और सारा दिन रात वहीं पे रहे। पब्लिक डीलिंग बंद रही, ऑफिस जो है वो बंद रहा। बहरहाल इसी प्रेशर में या किसी और वजह से जो आम चीज़ है, इससे आगे आने वाला मरहला है कि वो इन्होंने 14 तारीख को हमें एक लेटर भेजा RO ने कि आपकी 16 तारीख को रिकाउंटिंग और रिकन्सलिडेशन होनी है। चूँकि हमारे नज़दीक वो गैर कानूनी बात थी, हमने 15 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उसकी रिट पिटीशन कर दी। 16 तारीख मॉर्निंग को हमारा वहाँ से स्टे आर्डर हो गया और जज साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में हदायत की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को कि फौरी तौर पे इस मैसेज को कन्वे करें, और उसके अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुना। ये आखिरी जो उन्होंने जस्टिस साहब ने हदायत की है, कहते हैं लर्नर्ड असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शैल कन्वे द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। उन्होंने इसमें अपना हुक्म दिया है कि फौरी तौर पे आप RO को कन्वे करें ये मैसेज कि स्टे आर्डर हो गया और इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। 3 सूरतें होती हैं अदालत की तरफ से जब भी किसी को इन्फॉर्म, क्योंकि फ़ैसला शाम को लिखे जाते हैं और दिन भर अगर ऐसी सूरत हाल हो तो 3 तरीक़ों से मुतलका आदमी को इतला की जाती है। सबसे पहली बात होती है कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपने PTCL नंबर से उससे इतला कर देता है और कार्रवाई नहीं होती। दूसरी सूरत ये होती है कि वो रिटन तहरीर भेज देते हैं और वो भी तहरीर उन्होंने उसी वक्त भेज दी, टेलीफोनिकली भी बता दिया, तहरीर भी भेज दी RO को। और तीसरी सूरत ये होती है कि जो पिटिशनर होता है वो एफिडेविट दे देता है कि भाई मेरा स्टे हो गया और मज़ीद इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जज साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज जो होते हैं वो हुक्म होता है, और चाहे पेपर में हो या ना हो, ज़बानी भी कह दिया जाए तो उस पर अमल होता है। अब ये तीनों सूरतें होती हैं जिसमें से कोई एक सूरत आप कर दें तो भी कोई ज़िम्मेदार आदमी उस पर स्टे आर्डर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता। और इस पर्टिकुलर केस में तीनों चीज़ें हुई हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इन्होंने टेलीफोन पे, पहले ने मोबाइल पे बताया इनके PA को, और फिर CO से भी जो RO हैं हमारे, उनको उन्होंने इतला की। उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि उन्हें जब इन्होंने कहा कि नहीं आप हमें तहरीर ही भेजें, फिर उन्होंने वो लेटर भी भेजा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इन्हें फैक्स किया जिसमें उन्होंने जज साहब की हदायत अहकामात का बताया कि उन्होंने हुक्म किया है कि अब इस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, स्टे ऑर्डर है। फिर उससे बाद की तीसरी सूरत तकरीबन 10 मिनट कम 11 पे मेरे वकील जो है उन्होंने जाके एफिडेविट भी देना चाहा, लेकिन वो चूँकि कैंटोनमेंट बोर्ड पूरी तरह बंद था, किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। मुझे उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि आप ख़ुद आएँ। मैं इतनी देर में वहाँ ख़ुद भी पहुँच गया। हमारे सीनियर लायर हैं वकार अजीम साहब, वो भी इसी स्ना पे पहुँच गए। उन्होंने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, बहरहाल वो अंदर चले गए। उन्होंने जाके RO को वो पावर ऑफ अटार्नी भी दी और साथ बताया भी कि मैं अभी हाई कोर्ट से आ रहा हूँ, हमारा स्टे हो गया। लेकिन उसका इंतहाई नामुनासिब रवैया था। वो एक बहुत बड़े वकील भी हैं और फिर उनकी ताज़ीम होनी चाहिए थी, लेकिन इंतहाई नामुनासिब रवैया उनका रहा। मैं नहीं समझता कि क्या प्रेशर था उस पर या क्या अट्रैक्शन थी कि इसके बावजूद कि अदालत उसको मना कर रही है, 3 तरीक़ों से इतला हो रही है, लेकिन फिर भी वो बज़िद है कि मैंने ये कार्रवाई करनी है। मैंने उनसे कहा कि जब ये तीनों आपको इतला हो गई है, स्टे ऑर्डर हो गया है, तो ऐसी सूरत में तो आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने कहा कि इसके बाद स्टे के बाद मैं तो यहाँ नहीं बैठूँगा। आप वो कहने लगे कि हम एकतरफा, मैंने कहा एकतरफा तो आप कर नहीं सकते। बहरहाल मैं बाहर आ गया। तकरीबन पौने घंटे बाद जब मैं, वकार अजीम साहब भी वहीं थे, उन्होंने एक नई एप्लीकेशन मुझे लिख के दी कि ये आप उसको रिसीव कराएं कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब मैं अंदर गया उनको वो देने के लिए, तो जाके मैंने देखा कि कार्रवाई तो 1 घंटे से जारी थी मेरी एब्सेंस में, और टेबल पे तकरीबन हमारा हल्का जो है ये जेंट्स वाला, उसकी मेन जो लिस्ट है और उसमें मेहदी नकवी की तकरीबन 400 वोटों का वो फैसला कर चुके थे कि ये वैलिड है। हालांकि उसके बाद का तरीका ये था कि हमें एक एक वोट दिखा रहे थे।
मैंने रिक्वेस्ट की कि ये आपने जितनी एक्सरसाइज की है ये मेरे सामने करें। कहते हैं अब इसमें तो हमारे पास टाइम नहीं है, और चंद मुझे वोटें दिखाई हैं। यानी गोया 400 वोटों को वैलिड डिक्लेयर कर चुका था। और साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि आप पहले भी आए थे, अब आप आ गए और अब आप बाहर नहीं जा सकते। रात को 11:30 बजे तक उसने मुझे कमरे में यह मार रखा, और मेरा फ़ोन जो था वो भी उन्होंने ले लिया, मेरा बाहर से रब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल वो जो ड्रामाबाजी चलती रही वो मैं वहाँ मौजूद रहा। उसमें उन्होंने मेरी 30 वोटें रिजेक्ट की हैं। रिजेक्ट की ये है कि बेबुनियाद, बगैर किसी वजह के, मासवाए 3 वोटों के बाकी मेरी 27 वोटें रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, जो कानून है। मेरी ज़ाती राय नहीं है, कानून की बात करता हूँ। उसमें 3 वोटें ऐसी थी जिनमें स्टैंप थी, डबल स्टैंप थी या थंब इम्प्रेशन था, वो रिजेक्ट होने वाली थी, वो उन्हें कर देनी चाहिए, मुझे कोई इतराज़। 27 वोटें। अब आप इसमें एक गुजारिश है कि ये रीकाउंटिंग का जो ड्रामा किया गया है और 149 वोटों के गुम हो जाने का, और उसके बाद जो है कंटोनमेंट ऑफिस आर ओ के ऑफिस को 3 दिन तक यरगमाल बना के रखना, इसका मकसद सिर्फ एक था, और वो मकसद था इस्लाम लाइन मल्ला नूर के बैलेट्स। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इधर जो CEO एजुकेशन है मोहसिन अब्बास, उसने सारे काम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वैसे वो मशहूर भी है कि वो खबर बुखारी और का ख़ास बंदा है, इन्होंने लगवाया हुआ है, और वो तमाम जायज़ नाजायज़ कामों के लिए मामूर किया गया। उसने, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कभी भी एजुकेशन ऑफिस के लोगों को इलेक्शन ड्यूटीज़ पे लगाया गया। कानून तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट का भी कोई एजुकेशन का आदमी जो है वो इलेक्शन ऑफिस में ड्यूटी पे नहीं लग सकता। बहरहाल उसने सारे रोल अदा किए, जिसमें पहले भी जिक्र किया था, मनपसंद ख़वातीन और मर्दों को वहाँ लगाया गया। वो तमाम अरबे जब फेल हो गए तो फिर आखिरी अटैम्प्ट जो उनके पास थी वो ये थी कि उन्होंने मल्ला नूर इस्लाम लाइन में 18 बैलेट पेपर ऐसे थे जिस पे दीदा दानिस्ता एक प्लान के तहत इनकम्प्लीट स्टैंप लगाई थी, और उस पर दस्तखत इनिशियल नहीं थे, इस ख्याल से कि अगर कोई अरबा भी ना हुआ तो हम इस बुनियाद पे ये 18 वोटें मेरी ज़ाया करा देंगे। अब जब वो इलेक्शन के दौरान भी जितनी देर काउंटिंग होती रही, इस दौरान दिन में भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 17 वोटों से हम जीत गए हैं। कचहरी में भी बात हुई, बाज़ार में भी वो बात करते, वो उन वोटों से इंतहाई मुतमईन थे कि अगर और कुछ ना निकला तो वो वोटें ज़रूर होंगी। तो ये जो शाह ज़मान साहब हैं, ये सारी कारगुजारी उनकी है, और मेरा ख्याल है ये वही शाह ज़मान है जो कभी शाजिया हुआ करता था। PA तो है, लेकिन किसी ज़माने में शाजिया के नाम से पहचाने जाते थे, ये पहले फिर सेक्स चेंज हो गया, तो मेरा ख्याल है ये वही शख्स है। इन्होंने दीदा दानिस्ता ये किया है, एक प्लान के तहत किया है, और फिर इसने आके बाहर बताया भी है अपने कोलीग्स को कि ये मेरी ड्यूटी थी और ये मैं करके आ गया हूँ। इसमें 18 बैलेट पेपर मलिक शाह नवाज़ के ऐसे हैं जिन पे मैंने स्टैंप इनकम्प्लीट लगाई है या नहीं लगाई। हालांकि कानून के मुताबिक वो भी बैलेट जो हैं वो वैलिड हैं। इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं कि ये अगर कोई इर्रेगुलरिटी होती है तो इर्रेगुलरिटी का नुकसान वोटर को या कैंडिडेट को नहीं होता। बहरहाल ये तो बात की बातें हैं। ये 18 वोटें थी जो इन्हें पता था कि बंद डब्बे में पड़ी हुई बैग में, और उसी के लिए ये वावेला था कि इसकी रिकाउंटिंग कराई जाए। और वैसे ही एक खुद साख्ता रिज़ल्ट बना के जिसमें 149 वोटों का जिक्र किया हुआ है, अगर आप उन वोटों का टोटल करें तो 844 बनती है। तो उस चीज़ को बुनियाद बना के पब्लिक को और सब प्लस अपनी जो शिकस्त थी उसको कवर करने के लिए जी हम पे तो बड़ा जुल्म हुआ, हमारी वोटें गायब हो गई। हालांकि वोटें उस बॉक्स में, और इत्तफाक है कि ये वो लेडीज़ पोलिंग स्टेशन है जिसमें थ्रू आउट मैं और मेहदी नकवी सारा दिन वहाँ रहे, इवन रिज़ल्ट लेने के बाद हम निकले हैं वहाँ से। तो ये वो प्लान था उनका जिस पे सारी कार्रवाई हुई है, और मेरी 30 वोटें इन्होंने कल रिजेक्ट करके और उसके नताइज जो हैं वो उनके हक़ में करने की कोशिश की है। मैं सारे सिलसिले में इंतहाई हैरान भी हूँ और सोचता हूँ कि आखिर आर ओ के साथ कितनी बड़ी अट्रैक्शन थी या कितना बड़ा प्रेशर था कि वो अपनी जान पे खेल के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके, और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि ये कंटेम्प्ट कितनी महंगी पड़ेगी उनको। ये अदालत का सिर्फ ये नहीं था कि कोई कागजी आर्डर थे, ये असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने उनको कन्वे किया था, और जस्टिस साहब के अल्फाज थे, उनको हदायत की थी कि मेरा आर्डर फौरी तौर पर पहुँचाया जाए। और इससे पहले कि ये नहीं कि ये हमारे ही पर्टिकुलर केस में हुआ है, ये अदालत का तरीक़ाकार है कि अगर उसी दिन में अगर स्टे हो तो स्टे आर्डर्स जो होते हैं वो आर्डर्स शाम को लिखे जाते हैं। तीनों में से कोई एक तरीका भी कर दिया जाए तो स्टे आर्डर पे अमल दरामद होता है।
लेकिन यहाँ 3 होने के बावजूद भी ये नहीं किया गया। तो ये वो चीज़ थी जिसके लिए सारा कुछ किया गया। और उसके बाद भी जो मेरी तकरीबन 9-10 वोटें उन्होंने कैंसिल की हैं, वो भी उनमें कोई जवाज़ नहीं बनता, कानूनी लिहाज से वो वैलिड वोटें। 6 वोटें उनकी कैंसिल की हैं। और यहाँ एक बड़े मज़े की बात है कि जो रिजेक्टेड वोटें हैं उनमें से निकाल के 2 वोटें उन्होंने वैलिड करके भी मेहदी नकवी के उधर डाल दी हैं कि ये वैलिड है। तो ये हालात थे जो उस कमरे में दिन 11 बजे से रात 12 बजे तक पेश आए। और फिर 12:30-1 बजे उन्होंने तकरीबन रिज़ल्ट अनाउंस किया। और वो उस वक्त भी परेशान थे कि अब इसको हम 16 तारीख में तो अनाउंस करना है, लिहाजा उन्होंने फिर उस पर टाइम 11:45 का ऑर्डर पे डाला। फिर मुझे जब उसकी कॉपी देने लगे तो मैंने कहा जी मैं तो अंडर प्रोटेस्ट बैठा हूँ, मैं तो इस रिज़ल्ट की कॉपी नहीं लूँगा। और जो मेरे से अटेंडेंस उन्होंने ली है उस पर भी मैंने उनको लिख के दिया है कि मैं इसमें अंडर प्रोटेस्ट बैठ रहा हूँ। तो ये उस दिन के वाक़यात थे नताइज को तब्दील करने के, जब कैंपेन में कुछ ना बन सका, पोलिंग डे पे कुछ ना बन सका, और फिर रिज़ल्ट आने के बाद ये आखिरी अरबा था जिसमें वो पूरी तरह कामयाब हुए और नताइज को तब्दील कर दिया। जी गुजारिश ये है कि मैंने आपसे गुजारिश की है कि स्टे ऑर्डर जो है वो जज साहब ने दे दिया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि हर स्टे ऑर्डर या हर फैसले के बाद फौरी तौर पे फैसला तहरीर हो। जब कोर्ट ख़त्म होती है तो जज साहबान शाम को उस फैसले अगले दिन उसकी कॉपी मिलती है। ऐसी सूरत में वो 3 तरीके जो मैंने आपसे अर्ज़ किए हैं कि या तो असिस्टेंट अटार्नी जनरल टेलीफोनिकली बता देते हैं, या तहरीरी तौर पे बता देते हैं, या पिटिशनर जो है वो अपना एफिडेविट दे देता है। ये एक चीज़ से भी मसला हल हो जाता है, लेकिन इस केस में तो तीनों चीज़ें की गई हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। जहाँ तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है वो हम सोच रहे हैं और यकीनन इस पर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इलेक्शन रिजल्ट्स का मामला नहीं है, अदालत की बहुत बड़ी तौहीन की है। जी डेफिनेटली तो ऑलरेडी हमारी रेट भी चल रही है। ये जो इन्होंने रीकाउंटिंग की है वो 15 तारीख को जो ये स्टे हुआ है ये हमारी रेट के पे हुआ है स्टे, क्योंकि ये जो स्टेज है स्टेज पे ये तरीक़ाकार नहीं होता रिकाउंटिंग का। आर ओ जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है रिजेक्टेड वोटेज चेक कर सकता है। ओवरऑल बहुत ही क्या कहते हैं ऐसे हालात हों और मखसूस हालात हैं जिनके तहत वो कर सकता है। सिर्फ एक कैंडिडेट शाम को ये कहे कि मेरा रिज़ल्ट नहीं से मुतमैन और मेरे हल्के की आप रिकाउंटिंग करें, ये कानून नहीं है। सारे बिल्कुल कैमरा में सारा किया गया, लेकिन ये जो सारी प्रैक्टिस हुई है वो उसकी बुनियाद ही गलत है ना। जब स्टे ऑर्डर हो जाए तो फिर हो नहीं सकती। बिल्कुल कैमरा भी लगा हुआ था और इसको 12-13 घंटे पे ले जाना मकसद ये था कि लोग इतने फटीग हो जाएं कि उनको पता ही ना लगे कि मोहर कहाँ लगी हुई है और निशान कहाँ लगा हुआ है। ये एक बड़ी हैरत की बात है। जिन साहबान का आपने जिक्र किया है, हमने तो सियासत को इतना गंदा होते हुए फर्स्ट टाइम देखा है। ये वो लोग हैं जो स्टेज पे खड़े होकर नारवा गालियाँ निकालते हैं। अब नामालूम कि ये क्या उसके कैंडिडेट के साथ तो यकीनन कोई हमदर्दी नहीं होगी, क्योंकि ये मैं तो समझता हूँ कि मेरी मुखालफत में, और मैं तो इस चीज़ से खुश हुआ, मैं तो अपनी इज़्ज़त अफजाई समझा जब इनमें से कोई आदमी सामने आता रहा। 8-10 हज़ार लोगों की दुआएं और हमायत मुझे हासिल होती गई। और ये जो इन्होंने ऑडियो इनकी जो वायरल हुई है वो, और फिर उस जावर बुखार उस दिन भी मुझे 10,000 लोगों की दुआएँ मिली हैं। और ये जो अभी इन्होंने अटैम्प्ट की है 90% लोग अब भी मुझे कहते हैं कि जीते हुए आप हैं। ये सारा मैनिपुलेशन हुई है और इसके तहत, और दुनिया में आपने देखोगे तारीख़ इस्लाम से लेके आज तक बहुत सी जंगें ऐसी हुई हैं जो हारने वाले बंदे की लोगों ने जीत मानी है और जीतने वाले को बंदों ने कहा है कि ये हारा हुआ है। तो ये भी उसी ज़ुमरे में आती है। मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि हम उसको किसी साजिश है उसके तहत उसको हरा सकते। तमाम हुकूमती मशीनरी उनके पास थी, एजुकेशन के जो लोग वहाँ पे डिप्यूट थे वो उधर थे। ये जो 4 वोटों की बर्तरी है ये ऑन रिकॉर्ड है, एक वोट कल चेक हुई है। और इसमें मैं बात बताऊं कि जितने बैग खुले हैं इत्तफाक है कि किसी एक बैग में 1 वोट की भी कमी बेशी नहीं है, पूरी वोटें हैं। हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि हम उसको किसी फैक्टिशियस तरीके से हराते। हम तो इनकी जितनी भी चीज़ें थे उनसे मुतासरीन में आते हैं। जो भी चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं वो हमारे ख़िलाफ़ की हैं। ये जो 20 वोटों की बर्तरी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जितना बैकग्राउंड है मैंने आपको बता दिया है कि एक तो वो वोटें मेरी रिजेक्ट उन्होंने की हैं जो कि जेन्युइन है, वैलिड है। और दूसरा ये जो 18 वोटें इस्लाम लाइन मल्ला नूर में, जी नहीं, मुझे तो जो लेटर मिला था उसके अगेंस्ट मैंने हाई कोर्ट में रिट की हुई थी और मेरी वहाँ पे सुबह 9 बजे हाज़िरी ज़रूरी थी। मैं पिटिशनर था, मैं तो अपना स्टे ऑर्डर लेने गया हुआ था। मैं तो स्टे ऑर्डर लेके ठीक 11 सवा 11 बजे पहुँच गया था।
जी, एतराज़ात की बात यह है कि पहली बात यह है कि वहाँ पे कोई ऐसी स्त्री वगैरह नहीं थी। 9 से 10 फुट फासले पे एग्जीक्यूटिव अफसर हमें वो पर्ची दिखाता था कि ये वो पर्ची है जिसे आप फ्रंट और बैक से देख लें, और अगर इस पे आपको कोई एतराज़ है तो मेरा ख्याल है 8 से 10 फुट तक किसी चीज़ को देखना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हमें किसी पे शक होता तो फिर जाके करीब से भी देखते रहे, और अगर आप उन्हें कहें कि ये हमें करीब से कहते हैं आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, तो ये अंदर सूरत हाल थी। असल में जी बुनियादी तौर पे ये चीज़ है कि ये जो रीकाउंटिंग का प्रोसेस है इसी के अगेंस्ट हमने हाई कोर्ट में रिट की है, और जज साहब ने यही स्टे दिया है कि भाई ये आप रीकाउंटिंग इस तरीके से नहीं कर सकते। नहीं जी, दोबारा यहाँ होगी भी नहीं, और हमारी रीकाउंटिंग की कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। हमारा ये जो प्रोसेस हुआ है इसके अगेंस्ट हम गए हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है ये नल एंड वाइड होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जज साहब के ऑर्डर आ चुके थे और आरओ को इतला हो चुकी थी। जैसे मैंने बताया कि 3 तरीक़ों से इतला होती है, और एक भी तरीके से हो जाए तो ये प्रोसेस रुक जाता है, और इस पर्टिकुलर केस में तीनों हुए हैं। तो ये मैं जैसे भी गुजारिश की थी, मैं हैरान हूँ कि आरओ के पास क्या अट्रैक्शन थी या क्या प्रेशर था जिस वजह से वो जान पे खेल गया। और दूसरा जो ये मल्ला इस्लाम लाइन और मल्ला रूट में स्पेशली वो स्टैंप नहीं लगाई गई, और वो जानबूझ के नहीं लगाई गई है। उनको पता था कि वहाँ पे मलिक साहब की अक्सरियत है, वहीं पे 20-30 वोटों का फ़र्क डाला जा सकता है। भूल चूक से तो एक लगती है ना कि एक स्टैम्प नहीं लगाई जी, मुझे समझ नहीं आई, जब मैं वो पर्ची फाड़ते हुए मुझे याद नहीं रहा। अब 30 वोटें एक ही वो रिजेक्ट हो जाएं, वो इधर क्यों नहीं हुई, अपना हाई स्कूल में क्यों नहीं हुई वहाँ पे 30 वोटें ये सारी प्लानिंग के तहत हुआ है। जो 2 दिन पहले मलिक साहब फरमा रहे थे कि वो वहाँ पे उनको बुलाया गया यावर बुखारी के घर पे, वो जो उनको हिदायत ये उनका और क्या तरीक़ाकार है, इसका और तो तरीक़ाकार है कोई नहीं। वो तो हमने सुना है ना, देखे ना, बदकिस्मती की बात है। 2 दिन पहले वो मेहदी शाह साहब हारे रहे हैं, तो उधर ना मेजर साहब ने कहा कि हमारा मैच याफ्ता हार गया, ना अमीन साहब के बंदों ने कहा हमारा मैच याफ्ता हार गया। मैंने आपको जलसे में भी कहा था कि इंशाल्लाह मलिक साहब जीतेंगे तो 10 दिन बाद ये भी मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि ये भी लग जाता कि हमारा मैच याफ्ता मलिक शाह नवाज है। अब देखिए इतने बड़े लीडरों की हमें तो बड़ा शर्म आता है कि इतने बड़े लीडर इस तरह की उनके वो जो वर्कर हैं या बच्चे हैं उनके हिदायत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता नहीं। अब हमारे बच्चे तो क्यों नहीं फेसबुक पे लगाते, हमने उनको मना किया अभी कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं, और उनको भी चाहिए, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे रहनुमा हैं, हम उनसे सीख रहे हैं। अगर ये ऐसी हरकतें करें, आप अमीन साहब की ID पे देखें कि उन्होंने लगाया कि उनका उम्मीदवार हार गया है, तो उधर उनका एक लड़का उसे लगाया हुआ था कि जी नहीं ये मलिक साहब ने तो यहाँ ऐसे ही नहीं लिया है। मतलब अमीन साहब ने किधर भी ये नहीं कहा कि मेरा उम्मीदवार है, उन्होंने कहा हमारी पार्टी का उम्मीदवार है। हाई कोर्ट तो देखें जी रिट चल रही है, हमारी जो रिट है जिसके अगेंस्ट स्टे भी हुआ है वो ये है कि ये जो आरओ ने कार्रवाई की है ये इलीगल है, ये तो रेट एक अलग है। अब जो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है वो एक अलग रेट है, ठीक है ना जी। ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। अभी हमारा जो है स्टांस वो तो ये है कि आप इसको ये जो कल वाली कार्रवाई करके इसका जो पहला रिजल्ट है उसको बहाल करें।